मित्रों, बात इस वर्ष के सितंबर की है और सितंबर में भी 14 सितंबर की हिंदी दिवस। और हम जानते हैं कि हिंदी दिवस पर सब कुछ हिंदी में हो जाता है। उस समय जो है हिंदी में बसंत छाता है, कोयल कूकती है और सब जगह हिंदी पे चर्चाएं होती हैं उसको लेकर। पर इस बार जो है मैं मुंबई में था तो वहाँ पर एक कांदीवली में स्कूल है, गुंडेचा पब्लिक स्कूल। उन्होंने मुझे से कहा कि आप हिंदी दिवस के अवसर पर आए। तो मैंने कहा कि हिंदी में क्या बात कहनी है। कहती नहीं, हम लोग जो है वो इस दिवस को सर्वभाषा दिवस के रूप में मनाएंगे और यहाँ पर बजाय इसके, इसमें मराठी के भी हैं, अंग्रेजी के लेखक भी आएंगे, बजाय इसके कि आप हिंदी के बारे में उनको बताएं, उससे अधिक अच्छा ये रहेगा कि आप लेखक हैं और हमारे किशोरावस्था के जो छात्र हैं, 8वीं के 7वीं के, उनके लिए जो है एक हास्य व्यंग्य की कार्यशाला के रूप में उसको संबोधित करें कि कैसे लिखा जा। आप लेखक हैं तो आप ये भी बताएं कि कैसे लिखा जा सकता है। तो सच मानिए, किसी भी हिंदी दिवस पे जाके बोलना मेरे लिए कभी उस तरह का चुनौतीपूर्ण नहीं रहा जितना उस दिन मुझे लगा कि कैसे किशोरों को जो है व्यंग्य के बारे में समझाया जाए, बताया जाए और उसको लिखने के लिए प्रेरित किया जाए। तो गया खैर, और बहुत अच्छा, मतलब मैं उम्मीद से भी अधिक। ठीक है, उनको व्यंग्य की समझ नहीं थी, हास्य की समझ थी, पर मैं उन्हें जब उनको बताया कि उनके आसपास वो जब अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से जब बात करते हैं तो किस तरह से व्यंग्य का प्रयोग करते हैं, किस तरह से उस पर ताना कसते हैं या बात करते हैं, तंज करते हैं उस पर, तो उनको बड़े आराम से समझ आ गया कि व्यंग्य वस्तुतः है क्या। तो वहाँ से मेरे मन में ध्यान आया कि भाई जो बाल साहित्य है इसमें मैं देखता हूँ ज़्यादातर उपदेशात्मक होती है या लोरी टाइप, या बच्चों को दूसरी तरह की कविताएं प्रकृति उनसे लेके, जो अच्छी बात है, पर वहाँ पे व्यंग्य का एक रेगिस्तान है। और खासकर मतलब किशोरों के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बाल बच्चों को तो हास्य से ही समझ आ सकता है, उनको व्यंग्य समझ आना बहुत कठिन है। और उसके लिए एक अलग, मैं जैसे कहता हूँ कि एक व्यंग्य की समझ जब तक नहीं होगी, और उस व्यंग्य की समझ कभी पढ़े लिखों को भी नहीं होती। तो इस दृष्टि से मुझे लगा, इस पर सोचने लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार के बाल दिवस पर इस पर चर्चा की जाए। तो मैंने अपने बहुत अच्छे मित्र जो बाल साहित्य अकादमी के सम्मान से सम्मानित भी हैं, दिव्यक रमेश, उनसे चर्चा की। सुरेंद्र विक्रम, जिन्होंने बहुत काम किया है बाल साहित्य, पूरा इतिहास उसका जानते हैं, उनसे चर्चा की। फिर अपने मित्रों में जो मेरे साथ में जो हमारे सहयोगी हैं, संजीव कुमार, पिलकेंद्र अरोड़ा, प्रभात गोस्वामी और कमलेश भारतीय, इन सब लोगों से मैंने चर्चा की और एक खाका बना और किस तरह से उसको प्रस्तुत किया। तो लगा कि खासकर हास्य रचनाओं का बच्चों के लिए तो बहुत है उनके लिए, पर व्यंग्य थोड़ा कम है। तो इस पे मुझे लगा कि एक आयोजन करना चाहिए व्यंग्याता यूट्यूब मासिकी का। तो ये आयोजन किया, जिसमें चिंतन भी आप देखेंगे, जिसमें कुछ बाल रचनाएं कुछ मैंने चुनी, जयप्रकाश भारती या प्रकाश मनु, हरिकृष्ण देव सरे, अजय जन्मेजय की भी मैंने कहीं से बिना पूछे वो रचनाएं ले ली हैं मैंने, और कुछ रचनाएं लोगों ने की पढ़ी। तो वो इस दृष्टि से ये इस बार का अंक, और मेरा मन ये था कि इसको जो है बाल दिवस पे ही, जो 14 नवंबर को होता है, उसी दिन जो है इसको प्रसारित कर दिया जाए, साझा कर दिया जाए।
पर कुछ तकनीकी कारण, कुछ हमारी व्यस्तताएं रहती हैं, मतलब पीछे त्योहारों के अवसर भी थे और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यस्त है, तो ये देर आयत दुरुस्त आयत की शैली में अब तैयार हुआ है। मुझे लगता है कि एक आध दिन में आप तक पहुंचेगा, तो देखिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, जो सवाल उठाया है वो भी आपका हमारे सामने आए तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। नवंबर 2024 व्यंग्य यात्रा यूट्यूब मासिकी में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर डिम्पल गोयल। आइए पिछले अंक पर थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं। सितंबर 2024 अंक हिंदी दिवस की विसंगतियों पर आधारित रहा है, जबकि अक्टूबर 2024 अंक सोशल मीडिया की विसंगतियों पर आधारित है। सोशल मीडिया एक और साहित्य के प्रचार प्रसार की नई परंपरा का हिस्सा बनता जा रहा है। दूसरी ओर पुरानी पीढ़ी इसे स्वीकृत करने में झिझक रही है। नई एवं पुरानी पीढ़ी दोनों में एक सामंजस्य का होना बहुत ज़रूरी है। तकनीक तो सिर्फ एक जरिया है, एक साधन है। इसे साध्य बनाना ठीक नहीं है। पास तकनीक है, उसे अपनी धरोहर को संजोए रखना है, उसे जानना है। सोशल मीडिया कनेक्टिविटी का एक सशक्त माध्यम है, तो दूसरी ओर इस पे विसंगतियों के बादल भी उमड़ रहे हैं। आगे पाथे में 2 व्यंग्य रचनाएं हैं। लतीफ़ धोंदी जी की पोस्ट ऑफिस में चोरी, जो स्वातंत्रोत्तर भारत में पुलिस व्यवस्था पर व्यंग्य करती हुई नजर आती है। दूसरी व्यंग्य रचना बालेंदु शेखर तिवारी जी की, शीर्षक है होली 2088। इस व्यंग्य रचना में तिवारी जी ने एक कृत्रिम विश्व, एक कृत्रिम वर्ल्ड की कल्पना की है। इस कल्पना जगत के व्यक्तियों का अपने सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर से अलगाव हो चुका है। इन भविष्य के प्राणियों के पास संगीत, इतिहास, साहित्य, सांस्कृतिक धरोहर, सभ्यता, प्रेम, कविता, धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव कुछ भी नहीं है। इनसे इनका अलगाव हो चुका है। इनके पास है सिर्फ तकनीक, जो तकनीक से तकनीक का निर्माण करते हैं। ये मनुष्य मिट्टी, पर्यावरण, पशुधन, प्रकृति सबके प्रति उदासीन हो चुके हैं, जिसके कारण सब कुछ नष्ट होने लगता है। भविष्य के रोबोट ने सारी व्यवस्था को संभाल लिया है, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण मानव जाति अन्न जल के संकट से त्रस्त हो चुकी है। आगे रणविजय जी एवं प्रभात रंजन जी का संवाद है। रंजन जी सन 2009 से अपनी ऑनलाइन पत्रिका जानकी पुल का सफल संचालन कर रही हैं। आप हिंदी के प्रोफेसर भी हैं। प्रभात जी के अनुसार हिंदी का महत्व और प्रयोग सोशल मीडिया के कारण बहुत अधिक बढ़ गया है। ऑनलाइन माध्यम एक सशक्त माध्यम बन चुका है, जिससे हिंदी भी सशक्त हो रही है। यह पत्रिका नए उभरते हुए लेखकों को एक अवसर प्रदान करती है। आप पर आरोप भी लगाए जाते हैं कि आप लोकप्रिय साहित्य को महत्व दे रहे हैं, तो आपका तर्क है कि इससे पाठक हिंदी से जुड़े रहेंगे, धीरे धीरे उनके स्तर में सुधार होगा। एक समय था जब शरद जोशी जी पर भी यह आरोप लगाया जाता था कि ये लोकप्रिय पत्रिकाओं में लिखते हैं। तो शरद जोशी जी कहते थे कि मैं लोकप्रिय पत्रिकाओं में वही लिखता हूँ जो मैं बड़ी पत्रिकाओं में लिखता हूँ। तो मेरा कोई उद्देश्य या जो मैं रचना लिखना चाहता हूँ उसका कोई उद्देश्य थोड़ा ना बदल गया है। आगे चिंतन में व्यंग्य एवं साहित्य से जुड़े हुए विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप की चर्चा है। आगे कुछ व्यंग्य रचनाएं हैं, जैसे प्रभात गोस्वामी जी की पाठक भर देंगे झोली। दूसरी व्यंग्य रचना समीक्षा तेलंग जी की है, भूकंप का नशा, जिसमें वे बताती हैं कि सोशल मीडिया के कारण फैली अफवाहें, गलत जानकारियां समाज के हित में नहीं है। अगली रचना है मीना अरोड़ा जी की, ऑनलाइन रहते थे कहाँ गए।
यह रचना सामाजिक सोशल मीडिया लेखक, साहित्यकर्मी, व्यंग्यकार, नाटककार, सामाजिक कार्यकर्ता इतनी प्रतिभाओं को समेटे एक ऐसे पात्र पर केंद्रित है जिनके सोशल मीडिया रूप एवं व्यक्तिगत जीवन में कोई मेल नहीं है। विचारों में इनके विचार एवं व्यक्तित्व में असमानता है। वे आचरण से दुराचारी है एवं स्वार्थी मनुष्य हैं, जो वृद्धावस्था पर किताब तो लिखते हैं परंतु अपने माता पिता को अपने पास नहीं रखना चाहते। पत्नी एवं बच्चों की जिम्मेदारियों से मुक्त यह प्राणी स्वर्गवासी होता है तो उसके साथ कोई भी नहीं होता। आगे जयप्रकाश पांडे जी की एक व्यंग्य रचना सोशल मीडिया में जन्मदिन का लफड़ा। इस रचना में आभासी मंच के दुरुपयोग की चर्चा है। आगे पुस्तक पंचायत एवं कुछ यहाँ की कुछ वहाँ की। सोशल मीडिया ने आज पूरे विश्व को जोड़ दिया है। यह कनेक्टिविटी का एक सशक्त माध्यम है जहाँ हम एक ही मंच से बड़ी संख्या में पाठकों, श्रोताओं एवं दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। इसमें से यदि सच्चाई, ईमानदारी, संवेदना, ममत्व, रचना के प्रति ईमानदारी, रचना से गहरा जुड़ाव, व्यक्तित्व एवं लेखकीय चरित्र में समानता नहीं होगी तो यह आभासीय मंच एक आभास बनकर रह जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार। हिंदी बाल साहित्य में हास्य रचनाओं की भरमार है। लगभग हर कवि ने हर आयु के बालक के लिए हास्य रचनाएं रची हैं, पर व्यंग्य रचनाएं गंजे के सर में बाल जैसी हैं। पत्रिका के संपादक प्रेम जन्मेजय ने कुछ बाल साहित्य की हास्य रचनाओं का चुनाव कर मुझे भेजा है। मैं इसका वाचन कर रही हूँ। आशा है आपको बाल साहित्य में वैविध्य की झलक मिलेगी। पहले प्रस्तुत है जयप्रकाश भारती जी की कुछ हास्य कविताएं। पगलो मौसी। सोती है, सोते सोते जगती है, जगते जगते सोती है। पगलो मासी रोती है, रोते रोते हंसती है, हंसते हंसते रोती है। पगलो मासी मोटी है, कद में एकदम छोटी है, मानो फूली रोटी है। जयप्रकाश भारती जी की एक और रचना आपके सामने प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है राजा रानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों करते थे मनमानी। राजा का तो पेट बड़ा था, रानी का भी पेट घड़ा था। खूब थे खाते वह छक छक कर, फिर सो जाते थे थक थक कर। काम यही था बक 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 बक, नौकर से बस झक 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 झक। अब आपके सामने प्रस्तुत है हरि कृष्ण देव सरे जी की हास्य कविता जिसका शीर्षक है कविवर तोंदूराम भुजक्कड़। कभी कभी आ जाते हैं, खड़ी निरंतर रहती चोटी, आंखें धंसी मिची मिची छोटी। नाक चायदानी की टोटी, अंग अंग की छटा निराली, भारी तोंद हिलाते हैं। कविवर तोंदूराम भुजक्कड़ कभी कभी आ जाते हैं। कंधे पर लाठी बेचारी, लटका उसमें पोथा भारी, लिए हाथ में सूंघनी प्यारी, सूंघ सूंघ कर आछी आछी का आनंद उठाते हैं। कविवर तोंदूराम भुजक्कड़ कभी कभी आ जाते हैं। यह है नियमी धर्म धुरंधर, गायक गुपचुप भांड उजागर, परम स्वतंत्र ना नौकर चाकर, झूम झूम कर मटक मटक कर हलवा पूरी खाते हैं। कविवर तोंदूराम भुजक्कड़ कभी कभी आ जाते हैं। कविता का बन जाता तांता, चप्पल का विवाह ठन जाता, जूता दूल्हा बनकर आता, बिल्ली रानी पिस्सू राजा की भी जोड़ मिलाते हैं। कविवर तोंदूराम भुजक्कड़ कभी कभी आ जाते हैं। लीजिए अब आपके सामने प्रस्तुत है प्रकाश मन्नू जी की हास्य कविताएं।
जुगनू भैया ले लो हमसे 1 रुपया। पहले ये बतलाओ भाई, तुमने टॉर्च कहाँ से पाई, जिसको जला बुझा कर के तुम खेल खेलते रहते हरदम। और अगली कविता है मेंढक की पतलून। रेनी सीजन में मेंढक जी सिलवाने पहुंचे पतलून, जिसे पहनकर घूमा जाए अल्मोड़ा या देहरादून। फिर क्या, कपड़े की दुकान पर उछल कूद वे लगे मचाने। घंटे भर देखा भाला, फिर झुंझलाकर बैठे सुस्ताने। बोले मुझको वह कपड़ा नहीं भीगता जो पानी में। बोले मुझको दो वह कपड़ा जो भीगता नहीं पानी में, जिसे पहनकर रहूं घूमता मैं वर्षा की मनमानी में। दुकानदार बोला बॉम्बे से मंगवाया है ऐसा कपड़ा, 3 महीने में आएगा, खत्म करो तब तक ये झगड़ा। गुस्से में 2 हाथ उछलकर मेंढक जी तब नीचे आए। बॉम्बे जाकर ही ले लूंगा, कहकर जोरों से टर्राए। अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी की हास्य व्यंग्य कविता, जिसका शीर्षक है शादी का खेल। हथनी की शादी हाथी से होगी धूम धड़ाके से, हथनी आएगी तांगा से, हाथी दादा इक्के से। अच्छा वाला बैंड बुलाया जाएगा जापान से, मेहमानों का स्वागत होगा ठेठ चाय और पान से। दिल्ली से वरमाला लाए, चींटी आई रेल से, सभी जानवर पंछी खुश हैं शादी के इस खेल से। अब बात करेंगे अजय जन्मेजय जी की हास्य व्यंग्य कविता की। हरा समुंदर गोपी चंदर, हरा समुंदर गोपी चंदर, आंखें खोलो कुछ मत बोलो, चुप चुप देखो सारे मंजर। चींटी आई यूं गुर्राई, क्यों रे हाथी कितने साथी, घुसे हुए हैं बिल के अंदर। आजा चूहे बोली बिल्ली, तुझे दिखाऊं चल मैं दिल्ली। देख वो रहा जंतर मंतर, बिना जात की बिना पात की, कितनी प्यारी ये किलकारी, इससे गूंजे धरती अंबर। जब मन आए नाचे गाए, सारे जग को ये बतलाए, हम बच्चे हैं मस्त कलंदर, हम बच्चे हैं मस्त कलंदर। और सर अब कुछ कविताएं सर आप सुनाइए, हाथ से कविताएं कुछ छोटी छोटी कुछ हो तो 2-3। नहीं, मेरी जी मेरी जी कविता है। मैं तो सोच रहा था कि अच्छा, मैंने कुछ कविताएं तो सुनाई जी व्यंग्य जी वाली, है ना। एक 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 हास्य कविता मेरे सामने थी दिशा ग्रोवर की, वहां से जी शुरू जी करता हूँ, उसके बाद मैं जी जी अपनी स्वागत बताता सर। हूँ। चुटकुले से जी मामा जी। अब चुटकुले से मामा जी, अब वो चांद मामा वगैरह तो जी जी खत्म जी हो गए जी ना। उसमें तो बहुत अच्छी कविता बासु जी ताई ने जी लिखी दी थी। तेरी मामा तुम्हारी बिल्कुल चांद सर। कहाँ गई जी जी वगैरह वगैरह। अब तो मामा जी चुटकुले से दिखने जी लगे। मामा जी ओ मामा जी, मेरे नटखट मामा जी, गैया को कहकर साइकिल उस पर ना चढ़ जी जाना जी। मामा जी ओ मामा जी, मजेदार हो मामा जी, बिस्तर को समझ के सागर आप ना गोते खाना जी। मामा जी जी ओ जी मामा जी, हमें घूमने जाना जी, बगिया में घूमेंगे लेकिन चिड़िया ना जी बन जी जाना जी। मामा जी ओ मामा जी, मामा जी ओ मामा जी, आप चुटकुले मामा जी, हंसा हंसा बातों से अपने पेट दर्द मत जी करना जी। मामा जी ओ मामा जी, ऐसे तो ना सताना जी, बात बात में कर शैतानी, सच्ची में ना जी फसाना बहुत जी। तो जो चुगलबाजी है संबंधों जी के साथ, और कल्पनाशीलता जो है वो बराबर है। वो आपने कही है कविताएं, देखिए आपने यथार्थ की जी बात कही। ये कविता देखिए, यह बच्चा, कौन है पापा यह बच्चा जो थाली की झूठन ही खाता। कौन है पापा यह बच्चा जो थाली की झूठन ही खाता। कौन है पापा यह बच्चा जो कूड़े में कुछ जी ढूंढा जी करता।
देखो पापा, देखो यह तो नंगे पांव ही चलता रहता, कपड़े भी हैं फटे पुराने, मैले मैले पहने रहता। पापा जरा बताना मुझको, क्या यह स्कूल नहीं जी न जी जाता? थोड़ा जरा डांटना इसको, नहीं ना कुछ भी यह बहुत पढ़ बढ़िया। पाता। पापा क्यों कुछ भी ना कहते इसको इसके मम्मी पापा? जी जी बढ़िया। देखिए ये बाल जी जी मनोविज्ञान है। बच्चा तो अपने बिल्कुल। अनुभवों से जी अपनी जी बात जी कहेगा जी ना, क्योंकि इसको तो इसके मम्मी पापा बिल्कुल कहते हैं। जी जी समझ रहे आप? पापा क्यों कुछ भी ना कहते इसको इसके मम्मी पापा, पर मेरे तो कितने अच्छे 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 मम्मी पापा। पर पापा क्यों मन में आता, क्यों ये सबका झूठा खाए, यह भी पहने अच्छे कपड़े, यह भी रोज जी स्कूल जी में बढ़िया जाए। बढ़िया जी समझे आप? अब ये इसको ये 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 कविता है, ये कोई जी विषय नहीं है। इसमें आप तो बगैर उसके संवेदना के तो चीजें जी आती नहीं ना। तो मैंने कुछ, अगर पेड़ भी चलते होते तो मैंने आपको जी बताई थी। अब देखिए, आज जो है त्योहारों का, अब वो बहुत, देखिए दिवाली पे होली पे जो हमारे प्रमुख त्योहार है उनको खूब लिखा गया और लिखा जाना चाहिए। जी लेकिन ये भी होता है ना कि अगर आज के समय में आप कॉन्सेप्ट को किस किस रूप में ग्रहण करते हैं। मेरी कविता खुशी लुटाते जी हैं जी त्योहार, उपहारों की खुशबू लेकर जब तब आ जाते त्योहार, उपहारों की खुशबू लेकर जब तब आ जाते त्योहार, त्योहारों का आना जैसे टप 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 माँ हाँ का बहुत प्यार। बढ़िया। लेकिन सोचा तो यह जाना, लेकिन सोचा तो यह जाना, सभी मनाते जी हैं जी त्योहार। बिल्कुल अब आप बिल्कुल देखिए, सबको ही प्यारे लगते हैं माँ की गोदी जी से जी त्योहार। फसलें खूब लहकती हैं तो, जी फसलें खूब लहकती हैं तो खेत जी मनाते हैं जी बहुत त्योहार। बढ़िया जब लद जाते फूल फलों से पेड़ जी मनाते जी हैं त्योहार। पानी से भर जाती हैं जब, पानी से भर जाती हैं तब नदियों का जी होता जी त्योहार। ठंडी में जब धूप खिले तो सूरज का बहुत बढ़िया होता बहुत त्योहार। बढ़िया। जिस दिन पेड़ नहीं कटते हैं, जिस दिन पेड़ नहीं कटते हैं, जंगल का होता त्योहार। और अगर मन अड़ग रहे तो पर्वत का जी होता त्योहार। अगर हादसा होना कोई, अगर हादसा होना कोई, सड़क मनाती है बहुत बढ़िया त्योहार। सर। मार काट ना चोरी हो तो शहर मनाता है त्योहार। पूरे दिल से खुशी लुटाते कोई हो सब पर त्योहार। खिलखिल हंसते खुशियां लाते, लेकिन लगते कम त्योहार। अगर बीज इनके जी भी जी होते, अगर बीज इनके भी होते, खूब उगाते हम त्योहार। खुश होकर तब उड़ते जैसे पंछी उड़ते बांध के, बहुत बढ़िया सर। जी खुशी जी लुटाते हैं त्योहार। बहुत तो बहुत बेहतरीन कविताएं सर अब है, नई नई ढंग से भी कविताएं आ रही हैं। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, अब जैसे छोटी सी कविता है, 4 लाइनों जी की जी पढ़ाई। खूब पढ़ूंगा दे दो अब तो ढेर मिठाई। बढ़िया खूब पढ़ूंगा दे दो अब तो ढेर मिठाई। अच्छा पापा जरा बताओ किसने की हाँ, अब शुरू पढ़ाई बहुत बढ़िया सर। जी है? जी बस, तो आज जो ना बच्चा जो है वो जितना जागृत है, तो उसके समकक्ष खड़ी जी हो रही है आज की बिल्कुल कविता में। ठीक है बहुत ना? बढ़िया। उसका तो मैं कविताएं तो जी जी बहुत जी है। जी मित्रों, बात 1980 की है। उन दिनों मैंने एक बाल उपन्यास लिखा, हास्य व्यंग्यात्मक, नल्लू राम। नल्लू राम एक कुत्ते का नाम था जिसको मोहल्ले के बच्चे पाल लेते हैं।
इसे तब पराग प्रकाशन ने प्रकाशित किया था और बाद में पिछले वर्ष इसे राधा कृष्ण प्रकाशन ने प्रकाशित किया। उसी का एक अंश सुना रहा हूँ। इस बार दशहरे पर मोहल्ले के बच्चों ने सोचा कि बाल रामलीला का आयोजन किया जाए। फटाफट बाल रामायण समिति का गठन हो गया। चंदे के लिए बच्चे घर घर घूमने लगे, परंतु कोई 4 आने कोई 8 आने से देखने ज़्यादा देने को तैयार ही नहीं था। और इधर क्या था, धनुष बाण चाहिए, तलवार चाहिए, गदा चाहिए, राशि वस्त्र चाहिए, मंच, माइक, मेकअप, सब सामान किराए पर लेने। तो किराया इतना था कि उसके लिए ढेर सारे रुपयों की आवश्यकता थी, परंतु लोग धर्म के नाम पर जैसे कंजूस हो गए थे। आखिर राजू ने उपाय सोचा और उस उपाय के तहत उन्होंने कुछ रुपए इकट्ठे कर लिए। अब सब ठीक ठाक रहा। पहले नवरात्र को बाल रामलीला आरंभ हो गई। धनुष यज्ञ का दृश्य था। धनुष मंच के बीचों बीच पड़ा हुआ था। सभी राजा आकर धनुष उठाने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु धनुष किसी से नहीं उठ रहा था। सभी राजाओं ने मिलकर शिव धनुष उठाने की कोशिश की। धनुष टस से मस नहीं हुआ। सब बच्चे बड़ा अच्छा अभिनय कर रहे थे। उन लोगों के पास इतनी ताकत थी कि अकेला भी धनुष उठा सकता था, पर अभिनय था। ये देखकर राजा जनक उठे और बोले, इतने प्रतापी राजा यहाँ आए हुए हैं, परंतु धनुष किसी से नहीं उठा। बड़े खेद की बात है। मुझे पता होता तो मैं सीता के लिए स्वयंवर ही नहीं रचता। लगता है मेरी बेटी जीवन भर कुंवारी रहेगी। धरती वीरों से खाली हो गई क्या? इससे पहले कि लक्ष्मण उठकर बोले, पता नहीं कहाँ से मंच पर नल्लू राम आ गया। और नल्लू राम आया और उसने मुंह में धनुष को पकड़ा और दर्शकों के बीच में भाग लिया। राम लक्ष्मण सीता बने हुए जो उस समय बच्चे थे, इनके नाम थे अशोक, बिट्टू और किट्टू। वो नल्लू राम कहकर नल्लू राम के पीछे भागे। दर्शकों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। नल्लू राम धनुष उठाए कभी इधर और कभी उधर दौड़ रहा था और कपड़े और लकड़ी का बना धनुष टूटकर चिथड़े हो गया था। एक मंचले ने कहा, जयमाला तो नल्लू राम के गले में ही पड़नी चाहिए। रामलीला के कपड़े बदलते और मेकअप उतारते समय जो अशोक, जो इस सारे कार्यक्रम का आयोजन करता था, बहुत खुंदक में था। ऐसे रामलीला नहीं हो सकती, हमारी तो आज किरकिरी हो गई। इतना बढ़िया सीन चल रहा था। देख अगर उसने फिर मेरी साड़ी खींची नल्लू राम ने, और अगर ऐसा रहा तो मैं कल से सीता नहीं बनूंगा। रोते हुए से किट्टू ने कहा, तू चुप रह, हर वक्त काम बिगाड़ने वाली बात करता है। नहीं बनता तो मत बन, हमें 20 सीताएं मिल जाएंगी। किट्टू को डांट कर बिट्टू अशोक की ओर बढ़ा। यार देख अशोक, इसमें बेचारे नल्लू राम का क्या कसूर है? उसे समझ थोड़ी है। ये तो राजू को चाहिए था कि उस पर निगरानी रखता। अब कल ऐसा करते हैं, राजू तो रामलीला में पार्ट ले नहीं रहा है, कल से उसकी ड्यूटी लगा देते हैं कि राजू नल्लू राम की चेन पकड़कर बैठेगा। ये बात सुनते ही सबको चैन आ गया और अगले दिन की मंचन की तैयारी में वो लोग लग गए। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। हम इस सत्र में जब बाल व्यंग की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ रचनाएं बच्चों की आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली रचना है पंडित जी। पंडित जी की लंबी चोटी खाते हैं 10-12 रोटी। पंडित जी की लंबी चोटी खाते हैं 10-12 रोटी। मटके जैसा पेट फुलाए, सांसें लेने पर हिल जाए। सभी चलावा खुद ले जाते हैं, हमको एक बतासा देते हैं। माथे पर त्रिपुंड चमकाकर लेते दक्षिणा खूब धमकाकर। घंटी शंख मजीरा नाचे, भजन गाएं और जनता नाचे। पंडित जी बेहद कंजूस, पीछे हैं अनार का जूस। धन्यवाद। दोस्तों आज की दूसरी कविता है पटाखा। खेल तमाशा
काम जरा सा, असावधानी, अपनी मनमानी, बिना सुरक्षा, खेले पटाखा तो जलने का डर, खेलो बचकर, बम फुलझड़ियाँ, मेहताब की लड़ियाँ, सुतली वाला बम, सब जलाओ कम, प्रदूषण से बचाओ, पटाखा बन बचाओ, पटाखा मत जलाओ, पटाखा मत जलाओ। धन्यवाद। व्यंग यात्रा यूट्यूब मासिकी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय दिविक रमेश सर से। दिविक सर बाल साहित्य सृजन में सबसे आज के दौर में देश में अग्रगणी हैं और 50 से भी अधिक पुस्तकों का बाल साहित्य का सृजन किया है। और वैसे तो कहानी भी सर लिख रहे हैं, आलोचना भी है और भी बहुत सारी विधाओं में संस्मरण लिख रहे हैं, सभी में सक्रिय हैं। लेकिन बाल साहित्य के लिए सर को साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर आप लंबे अरसे से बाल साहित्य सृजन कर रहे हैं और आपकी कहानियों में, कविताओं में और नाटकों में भी कहीं न कहीं व्यंग्य देखने को मिलता है। तो सर आप आज के दौर में बाल साहित्य में व्यंग को कहाँ पाते हैं? देखिए रणविजय, निश्चित रूप से बाल साहित्य और बड़ों के साहित्य की रचना प्रक्रिया एक होती है और एक मानी गई है बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के द्वारा। और मैं ये मानता हूं कि बाल साहित्य किसी भी रूप में बड़ों के साहित्य से कमतर नहीं होता। ये बात अलग है कि इसे हाशिए पर ले जाने के बड़े प्रयत्न हुए या लोगों का ध्यान ही नहीं गया। बाल साहित्य का इतिहास अब तो लिखा जा चुका है, लेकिन साहित्य के इतिहासकारों ने ध्यान नहीं दिया। और आज बाल साहित्य एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में, माने हिंदी का, बंगला का, मराठी का और अनेक भारतीय भाषाओं के बाल साहित्य के बारे में तो हम सबको जानकारी है ही, लेकिन अब हिंदी का बाल साहित्य भी उत्कृष्ट है। और अनेक, आपने कुछ विधाओं के नाम लिए, लेकिन अनेक विधाओं में बाल साहित्य का सृजन हो रहा है। इस भूमिका के बाद मैं कहना चाहूंगा कि बाल साहित्य में व्यंग उस तरह से नहीं है और उस तरह से आ भी नहीं सकता जैसे बड़ों के साहित्य में आता है। उसका कारण है कि बालकों की तैयारी क्या है। बालक खींचते हैं, कई दफे बालकों को बड़े लोग तानाकशी भी करते हैं उन पर कई दफा। लेकिन जब बाल साहित्यकार बालक का साहित्य लिखता है, बालक का साहित्य लिखने का मतलब बालक बनकर के लिखता है, बालक के मनोविज्ञान को ध्यान में रख करके लिखता है, तो वहां पर उसकी तैयारी के अनुसार ये देखा जाता है कि वो व्यंजना तो फिर भी हो सकती है, लेकिन व्यंग जिसको आप कहते हैं, वो व्यंग जो है वो उसके, अगर आप लिखेंगे तो शायद उसके समझ के दायरे से वो बाहर की चीज हो जाएगी। लेकिन फिर भी हल्की फुल्की चुटकियां जो है आपको बाल साहित्य में मिल जाएगी, कहानियों में भी मिल जाएगी, नाटकों में तो मिलती है और कविताओं में भी मिल जाती है। मैंने कुछ पुस्तकें मेरे पास है और मैंने देखा कि उनमें किस प्रकार से, अब जैसे मैं अब शेरजंग गर्ग जो व्यंग्य के आदमी थे और जब बाल साहित्य लिखेंगे तो कहीं कहीं उनकी झलक आएगी। अब मैं आपको जैसे उदाहरण के दिया, उनकी एक दो कविताएं मैं विशेष रूप से सामने रख रहा हूँ, छोटी छोटी शिशु कविताएं हैं। अच्छा, ये आगे बढ़ने से पहले एक बात और कह दूं मैं कि बाल साहित्य आज ये सब मानने लगे हैं कि लिखा बच्चों को ध्यान में रख करके होता है, लेकिन वो पाठक की दृष्टि से सबका होता है। हर आयु के वर्ग के आदमी को बाल साहित्य पढ़ना चाहिए। तो बच्चा जो चीज उसमें से नहीं निकाल पाएगा, बड़ा निकाल लेगा। जैसे मैं आपके सामने न्यारी गाय पढ़ता हूं, शेरजंग गर्ग की कविता। कितनी भोली कितनी प्यारी, सब पशुओं में न्यारी गाय, सारा दूध हमें दे देती, आओ इसे पिला दे चाय। अब इसे बड़ा मनोरंजन हो रहा है, लेकिन बड़ा पाठक जो थोड़ा समझदार हो गया, सारा दूध हमें दे देती में जो व्यंग्य छिपा हुआ है,
यानी हमारा बस चले तो उसके बछड़े के लिए भी हम जी दूध जी नहीं बिल्कुल। छोड़ते। बिल्कुल समझ सर। रहे हैं आप? इसी प्रकार से आप एक और छोटी कविता देखिए, जी गधा। गधा जानवर बड़े काम का, जीवन जीता पर गुलाम का, सबसे ज्यादा मेहनत करता, धोबी के डंडे से डरता, फिर भी कहते लोग गधा है। जी यहां तक तो जी जी हो गई ना। अगली पंक्ति बच्चा अपने जी तरीके से लेगा, लेकिन बाल साहित्य का बड़ा पाठक उसमें एक जी व्यंग जी ढूंढ लेगा। जैसे, फिर भी कहते लोग गधा है, सीधेपन की यही जी सजा है। ये सीधेपन की यही सजा है बिल्कुल। क्या है? जी जी आ गया बिल्कुल। ना स्वर? इसी प्रकार से मैं उदाहरण दे दूं, क्योंकि आपने व्यंग जी यात्रा जी के लिए ये बात जी कर रहे हैं कि एक कविता है डॉक्टर राष्ट्र बंधु की, उसका शीर्षक ये अकल की खोज। अब ये अकल की खोज में ही जो है ना थोड़ा सा व्यंग ध्वनि जी आ जी जाती है। सब कहते हैं यह भैया अकल कहाँ मिलती बिल्कुल। है, सब कहते हैं अकल नहीं है, क्या उसकी दुकान कहीं है, सब कहते दिमाग में खोजो, चोर बाजारी अरे यही है, तलवों की चमड़ी छिलती है, भैया अकल कहाँ मिलती है। जी आगे देखिए, मेहनत होती टाए टाए फिस, थक जाने पर होती है रिस, रिश्वत कितनी देनी पड़ती, किसकी चलती वहां सिफारिश। जी जी ये रिश्वत और बिल्कुल। सिफारिश के आते जी ही इसमें एक नया भावबोध आ जाता है जो जी व्यंग परक है। अब बच्चा इसको किस हद तक समझेगा, और बाल साहित्य का बड़ा पाठक किस हद तक समझेगा, क्योंकि जब बड़ी आयु का, जैसे हम लोग लिखते हैं, हम जी हैं जी तो बड़ी आयु के, हम बच्चे बन के बिल्कुल। लिखते हैं ना केवल। तो मैं आपको जो बता रहा हूं, इसी प्रकार से आप देखिए, टीचर जी की छड़ी कविता है जी भगवती प्रसाद द्विवेदी की, अच्छे कवि हैं। इसका मैं एक बताता हूं। इसमें टीचर जी की छड़ी में जो है ना, शुरू तो करते हैं, टीचर जी की छड़ी हमारी नींद उड़ाती है। आज तो छड़ी का पर प्रतिबंध हो गया है, लेकिन फिर भी कभी कभी जी जिक्र आ जी जाता है। रटा सबक भी याद न आता, छड़ी देखते ही होम टास्क गड़बड़ हो जाता, छड़ी देखते ही छड़ी भूतनी जैसी पीछे ही पड़ जाती। अब पहले जो बताते हैं टीचर जी की छड़ी जी के बारे में, वो बताते बताते यहाँ जो है ना ले आते हैं कि एक तरह से उसमें छिपा हुआ है कि मास्टर जी आपकी छड़ी तो हमें जी कुछ भी करने नहीं देती। आप सोचते हैं छड़ी से बहुत बड़ा काम हो जाता है, लेकिन असल में जी कुछ नहीं हो पाता। ये व्यंग उसमें बिल्कुल। छिपा हुआ है। इसको व्यंजना कह लीजिए, व्यंग कह लीजिए। एक इन्हीं की कविता मंदिर के हनुमान जी। पापा लड्डू तुम्हें चढ़ाते। अब हनुमान जी से बिल्कुल वार्तालाप बिल्कुल। संवाद कर रहा है बालक। पापा लड्डू तुम्हें चढ़ाते, मंदिर में हनुमान जी, रसगुल्ले क्यों रास न आते मंदिर के हनुमान जी, भोग लगाते वक्त पुजारी, रख लेते कुछ लड्डू क्यों, आप उन्हें का क्या छिप कर खाते मंदिर के जी जी हनुमान। अब इसमें बड़ा महीन सा व्यंग जो है छिपा हुआ है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जो मैंने थोड़े से जी उदाहरण दिए, उसमें अब एक शीर्षक है, शीर्षक से ही आपको पता चल जाएगा कि व्यंग कहाँ से आ रहा है। देखिए, बाल साहित्य में सीधे सीधे राजनीति और इस तरह की जी बातें नहीं होती, लेकिन बिल्कुल फिर भी अब जरा देखिए, बालकृष्ण गर्ग हैं, उनकी कविता का शीर्षक सुनते ही आप समझ जाएंगे, दल बदलू जी बिल्ली। जी अब बिल्कुल। अब दल बदलू बिल्ली शीर्षक से ही इस कविता को न भी सुनाऊं जी तो आप जी समझ बिल्कुल। जाएंगे कि इसमें जी क्या जी होगा। ठीक है, अब मैं इतनी सारी चीजें बताई हैं, तो जैसे एक कविता मैं अपनी सुना दूं जी अगर जी आपकी स्वागत सर। इजाजत हो तो। इसका शीर्षक है मचा हुआ है जी हल्ला गुल्ला। ये प्रकाशन विभाग से छपी है मेरी पुस्तक, अगर जी जी ढोल में बहुत। होता। इससे पढ़ रहा हूं मैं। अब इसको बगैर व्याख्या के आप जी जरा जी मैं जी पढ़ देता हूं।
सच सच बतलाना माँ मुझको, क्या चुनाव आने जी वाले जी हैं। मचा हुआ है हल्ला गुल्ला, क्या चुनाव जी आने जी वाले हैं। माँ अपनी झोपड़ पट्टी भी साफ सूफ हो बिल्कुल जाएगी ना। थोड़ा पानी थोड़ी बिजली अपने भी घर आएगी ना। मुझको तो माँ अच्छा लगता जब चुनाव मेरे घर आते। चुनाव वाले अंकल आंटी आंटी जी चुनाव वाले जी अंकल आंटी नन्नू को जब गोद जी उठाते। माँ देखो तो अंकल आंटी कितनी चीजें हमको देते। हाथ जोड़कर हंस हंस कर वे कैसे बातें जी हमसे जी करते। पर माँ, अच्छे अंकल आंटी जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते। बिल्कुल चुनाव खत्म हो जाने पर ये क्यों कहीं जाकर छिप जाते। जी जी ये ऐसी बाल कविताएं जी आपको हिंदी जी में मिलेंगी, लेकिन ये स्वर वैसा आपको नहीं मिलेगा जैसे कि बड़ों के साहित्य में मिलता। आप ये देखिए, कहानी कथा अमृतलाल नागर है। अमृतलाल नागर भी व्यंग्य के जी आदमी रहे हैं, इसलिए उनकी बाल साहित्य में भी वो चीजें आती हैं। अब एक जो है ना उनका बड़ा मजेदार है, लिटिल रेड इजिप्शिया। जी जी ये जी बाल जी कथा है। अब इसका मैं खोलूंगा तो आपको पता चलेगा। लिटिल रेड इजिप्शिया जो है एक जी जी चरित्र है जिसका असली नाम है छोटे लाल जी जी मिश्रा। लिटिल गिफ्ट रेड किया इजिप्शिया, समझे आप। बिल्कुल और ये जो छोटे लाल मिश्रा जी हैं, ये असल में उस अंग्रेजियत जी के जी मारे हैं। सारे वातावरण में अंग्रेजी से विरोध बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन अगर अंग्रेजियत है, बात बात पे गलत सलत जी जैसी भी हो, झाड़नी अंग्रेजी ही जी जी है ना। उस पर बड़ी मजेदार जो है ये एक व्यंग्यपरक बाल कथा हो जाती है। इसी प्रकार से इसमें एक पत्ता जो जासूस नहीं था, बहुत अच्छी। ये इसमें भी पूरी तरह ना सही, लेकिन जगह जगह व्यंग्य की चुटकियां आ जाती हैं। जैसे मैं सिर्फ एक अंश सुनाऊंगा। गर्म हवा का झोंका जब कभी जोर जोर से आता, पत्ता सरक कर आगे बढ़ जाता। एक पत्ता जो जासूस नहीं था, वो जी जी पत्ता जो है ना वो चला आ गया, चला आ रहा है। तो गर्म हवा का झोंका जब कभी जोर जोर से आता, पत्ता सरक कर आगे बढ़ जाता। सरकते सरकते कमरे के दरवाजे के पास पहुंच गया। एक दासी ट्रे में शरबत के गिलास और कटे खरबूजों की प्लेटें लिए आई। उसने कमरे का दरवाजा खोला, जाने कैसे झोंक में पत्ता भी भीतर जी चला गया। वहां बड़ा आलीशान कमरा है। जंगल का वह बेचारा पत्ता यह शहरी ठाट बाट देखकर सहमसा गया और ईरानी कालीन से चिपका पड़ा टुकुर टुकुर देखता रहा। अब पूरे इसमें इस तरह के जो ना कई जी प्रसंग आते हैं जहां अंततः ये पत्ता ये महसूस करता है कि भाई मेरी कोई कदर करता है तो गरीब जी लोग तो करते हैं, बाकी को लोग तो मैं बिल्कुल फेंकने लायक हूं। और उसके माध्यम से अगर बड़े पाठक, मैंने कहा ना जी बड़ों के लिए भी जी बाल जी साहित्य है, बहुत कुछ इससे ग्रहण कर लेंगे। और बालक जो है ना अपने तरह से बिल- इसको ग्रहण, तो बहुत सारी चीजें मैं जी आपको जी बता ये सकता तो हूँ सर, जो कि ये तो जो है ना। जो तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो कविताएं जी आपने सुनाई, बोलिए बोलिए। या आप जो अपने लिटिल रेड इजिप्टिया का आपने उदाहरण इजिप्शिया, दिया, ये तो बहुत ही कटाक्ष है सर, इसमें बहुत बड़ा व्यंग छुपा हुआ है कविताओं में भी। हाँ और मैं आपसे जी यही कहना। जी जी तो ऐसे ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हास्य जी जी मिलता है, व्यंग्य मिलता है। और हमारे दोस्त घमंडी लाल अग्रवाल, उन्होंने तो हास्य कथाएं उसका एक संपादित भी किया है पुस्तक, और भी बहुत सारे। और शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कि आपको पता ही है कि बाल जी साहित्य जो है वो 19वीं शताब्दी के अंतिम पड़ाव से और खासतौर से 20वीं शताब्दी जी के शुरू से प्रारंभ हुआ था जी हिंदी में। और होते होते आज उसका स्वरूप भी बदला है, और उसकी दृष्टि जी भी बदली है, और तमाम चीज़ें आई हैं। वो उस पर तो कभी अलग से बहस हो सकती है, मैंने जी बहुत जी लिखा है इन बिल्कुल चीज़ों पर। लेकिन कहने का मतलब यह है कि वो अनुगूंजे हैं, सब है। लेकिन फिर मैं उस बात को दोहराऊंगा कि कोई ऐसा व्यंग अगर आप उसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि बड़ों के साहित्य जी में मिलता है, तो वो तो स्वाभाविक है कि वो जी जी वो तो आना बिल्कुल मुश्किल है। स्वाभाविक है सर। लेकिन आपने भी कई बार कई हाँ कहानियां आपकी हैं, समझदार हाथी, समझदार चींटी,
कबूतरों की रेल, बंदर मामा, जी जी बादलों के दरवाजे, शेर की पीठ पर, लुल्लू की सनक, बस बिरबल आदि आपकी ये सब कहानियां हैं और सैकड़ों कविताएं आपने लिखी हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको सर बाल मनोविज्ञान को भी अच्छी तरह से समझना पड़ता होगा लिखने से पहले। वो मनोदशा बनानी पड़ती होगी, बच्चों के की तरह सोचना पड़ता होगा, मुझे लगता है। देखिए मुझे बड़े बड़े चिंतकों ने भी कहा है और मैं मानने लगा हूँ, दो जी शब्द होते हैं। वैसे हम आम तौर पर उसको एक ही आशय के उसमें संदर्भ में उसका प्रयोग करते हैं, बालक के लिए और बालक जी जी का, है ना। ये पश्चिमी चिंतकों ने भी इसका उपयोग किया है। बालक के लिए जब आप लिखते हैं तो बालक से अलग हट करके लिखते हैं आप, यानी मैं उसके लिए जी जी कर रहा हूं तो आप अलग हो जाते हैं। बालक का लिखते हैं तो आप स्वयं बालक की भूमिका में जाकर के लिखते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि सारा उत्कृष्ट बाल साहित्य जो आज का है वो बालक जी का जी साहित्य है। बालक का साहित्य कैसे आएगा? वो जरूरी नहीं कि आपने बाल मनोविज्ञान की पुस्तकें पढ़ी हो। असली तो जैसे माँ है, माँ कुछ नहीं पढ़ती लेकिन बच्चे की एक एक जी हरकत को जी समझ जाती है। बच्चा क्या करना चाह रहा है, क्या क्या अपेक्षा कर रहा है, क्या उसकी इच्छा है, कैसे माँ को पता चल जाती जी जी है ना। क्योंकि उसका साथ जो है ना, उसका संग साथ जो है ना लगातार है। इसीलिए जो बाल साहित्यकार आज भी बच्चों के साथ बच्चा बन जी करके अधिक से अधिक अपना समय बिताते हैं, संवादशील होते हैं, तो उनके यहाँ वो चीज जी आ जी जाएगी जिसकी तरफ आप जी इशारा कर रहे हैं। और जो केवल किताबी ढंग से लिखने की जी कोशिश जी करेंगे तो वो उपदेश देते रह जाएंगे, वो सिखाते रह जाएंगे। आप ये देखिए कि बाल साहित्य की जो शुरुआत हुई थी भारत में, वो पाठ्यक्रम यानी कक्षाओं में सिखाने के लिए हुई थी। और लगभग 1891 में शायद, अगर मुझे ठीक से याद है, तो जोगिंद्र सरकार की एक किताब आई थी जी बंगाली के, हंसी और खेला। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कहा कि ये बाल साहित्य हमें की जरूरत है, क्योंकि ये कक्षाओं से हट करके ये बच्चे के मनोरंजन के लिए है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप उसमें समझ साझा जी जी कीजिए, उसमें समझ थोपिए मत। यानी बाल साहित्य में आप ये करो, वो करो, ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, ये जी करते रहेंगे तो आज का बालक उसे जी नकार देगा। ठीक है, आज तो आओ हम जी ये जी करें, आओ हमें ऐसा करना जी चाहिए। यानी आप दोस्त की तरह से उसके साथ खड़े होकर बात करेंगे तो निश्चित रूप से वो बच्चा उसको अपनी जी चीज जी बिल्कुल समझेगा। नहीं तो उसको वो आप गैर की चीज समझेगा और वो उसको सुन भी लेगा लेकिन उसको जी मजा जी नहीं आएगा। वो तो इसलिए हमारे यहाँ जो है, अब तो खैर पाठ्य पुस्तकों में भी जो साहित्य लिखा जा रहा है उसी में चुन के लिखा जा रहा है, लेकिन शिक्षा देना और समझ को साझा करना, इन दोनों में जी थोड़ा जी अंतर होता है। शिक्षा देने के वक्त में आप अपने आप को उससे अपने पाठक से अलग करके, जी जी है ना, कुछ ज्यादा ज्ञानी समझ जी के आप जी करते हैं। लेकिन बच्चे के साथ जब बात करते हैं तो बच्चे को जब दोस्त बना के बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता, उसमें समझ जी नहीं होती, दृष्टि नहीं होती है, उसको किस ढंग से प्रस्तुत करते हैं ये जी जी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, पता नहीं, मेरा तो त्रिलोचन जी से वास्ता पड़ा, मुझे बहुत ज्ञानी थे, और कई लोगों से नामवर जी जी से जी ही पढ़ा। उनके साथ बैठ करके जब हम बात करते थे, हमें पता है, आतंक भी होता था हमें कि इनका जो ज्ञान की जो सीमा है पता नहीं कितनी बड़ी है, लेकिन वो आपको अपने व्यवहार से, अपने तरीके से इस लेवल पे ले आते थे कि आपको लगता था अरे बड़े सहज ढंग से जी मित्रवत हम जी बात जी कर रहे हैं, बिल्कुल है सर, ना। आपको और आपसे और बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बड़ों के मतलब महाविद्यालय के आप प्राचार्य रहे, मोतीलाल नेहरू कॉलेज के, इतने बड़े लोगों के मतलब बीच रहे हैं आप, और बच्चों के लिए इतने सहज भाव से आप लिख लेते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है सर। और सर आप अभी हम बात करें आगे, बाल दिवस भी आने वाला है 14 नवंबर, और व्यंग यात्रा जी यूट्यूब मासिकी जो व्यंग की मुझे लगता है कि
देश की पहली डिजिटल पत्रिका है, वीडियो पत्रिका है, और उसके लिए सर आपसे हम बात कर रहे हैं। और ऐसे में जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो दौर आया है, और अनेक द्वार खुल गए हैं इसके माध्यम से, और बच्चे भी आजकल यूट्यूब पर देख लेते हैं, कार्टून देख रहे हैं, एनिमेटेड मूवीज देखते हैं, और अनेक वेबसाइट भी उपलब्ध है। तो आपके विचार से ये क्या रोचक होते हैं, उनके लिए उपयोगी होते हैं? और रणबीर जी, जब मैं अपने समय की बात करूं, जब मैं 6ठी 7वीं में पढ़ता था, शायद जी 8वीं में, बड़ा ही लोकप्रिय एक विषय होता था जिसपे हमें लिखने के लिए जी कहा जी जाता था। उस विषय का शीर्षक क्या होता था जी पता है? विज्ञान वरदान भी है, जी जी अभिशाप भी है। बिल्कुल सर। जी समझ जी, रहे हैं आप? इसमें बहुत बहुत गहरी गहरी बात बात है। छिपी जी हुई जी है। देखिए, मैं टेक्नोलॉजी का कतई विरोधी नहीं हूँ। तो मेरे समय में जी टेलीविजन जी आया था, और शुरू में टेलीविजन को स्वीकार करने में बहुत सारे लोगों को बड़ी जी जी दिक्कतें आई थी। लोगों ने तो इडियट बॉक्स भी जी कह जी दिया था, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। टेक्नोलॉजी जो नई चीज जब आती है तो ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। नए विचार आते हैं तब भी लोगों को लगता है कि शायद हमारी परंपरा छूट गई। अब ये सनातन परंपरा वगैरह जितनी भी, अज्ञे जी ने बहुत अच्छे ढंग से जी समझाया है। परंपरा और रूढ़ी दो जी जी शब्द होते हैं। रूढ़ी से बचना चाहिए, परंपरा से नहीं। परंपरा तो वही है, जैसे हजार प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि एक पांव हमारा जी जी स्थिर होता है तो एक पांव जी जी आगे बिल्कुल। बढ़ता है। यही आधुनिकता है। जी जी समझे ना आप? यानी आप ना पहले को पूरी तरह नकार सकते हैं, ना आगे बढ़ने से रोक अपने सकते। आप को रोक सकते हैं। जी जी ठीक है ना? तो पहले का जो है वो इतिहास आपको सिखाता है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आपको जी छोड़ना जी पड़ता है। बाल साहित्य में लोक कथाएं भी आती हैं। लोक कथाएं मैंने भी कई देशों की लोक कथाओं का पुनर्लेखन जी जी किया है। और मैं हमेशा कहता हूं कि लोक कथाओं का पुनर्लेखन करते समय उसमें वो जो तमाम तत्व हैं, अधिनायकवाद, जी जी सामंतवाद, अंधविश्वास, उनको हटा देना चाहिए। बिल्कुल। समझ रहे हैं आप? आज के समय में, आज जी के जी बच्चे जी के समय में इसी प्रकार से जो पुराना है, उस पुराने में से जो आज भी प्रासंगिक है उसको नहीं, उसको मना करना चाहिए, सिर्फ वो क्योंकि वो बिल्कुल। पुराना है। और नया है इसलिए उसका विरोध नहीं करना चाहिए। आज बच्चा बच्चा आप देखिए, घर में आने वाली सेविका हो, रिक्शा वाला हो, कोई हो, सबके हाथ में ये यंत्र है, जी जी मोबाइल। और ये कि जरूरी चीज सा ये बन गया, अनिवार्य। यदि आज जिनके पास है वो घर से निकले और छूट जाए मोबाइल तो दोबारा जी जी जाकर लेना बिल्कुल। चाहेंगे। समझा? आज शब्दकोश है, मेरे पास भी है, लेकिन बहुत बार बहुत सारी चीजें आप गूगल में सर्च करके देख लेते हैं। जी बहुत जी सारी चीजें, हर चीज के लाभ है। अब सवाल ये है, संतुलित तरीके से सोचने की जरूरत है। ये बड़ों को ज्यादा सोचने की जरूरत है क्योंकि बड़े जी जी जो है वो, उनका अनुभव ज्यादा होता है, तो उनको वो बच्चों के सामने क्या आदर्श पेश करें। जैसे पुस्तक संस्कृति जी है? आप तो 24 घंटे मोबाइल पे जुटे रहेंगे, कभी आपके हाथ में किताब क्या पत्रिका भी जी नहीं दिखे। अपेक्षा करेंगे बच्चा जो है वो किताब और पत्रिका लेके बैठा रहे। आपने उससे हमने उदाहरण जी क्या दिया है जी बड़े जी लोगों ने। इसलिए ये बहुत जरूरी है ये समझना बड़ों को भी, और जी समझाना बच्चों को भी, या अपने से छोटों को भी, कि भाई इस चीज का लाभ है, इस चीज के लाभ उठाइए, लेकिन उसका जो एक गलत उपयोग हो सकता है उससे आप बचिए। जी बचिए। फिर बात वही कहूंगा, मित्रवत। ये मुझे बार बार जो है औरों ने भी कहा है, लेकिन कोरिया के सोपा बांगजुंग ह्वान बहुत बड़े वहाँ के चिंतक हुए और बच्चों के मसीहा माने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि बच्चों का आदर करो। मतलब उन्होंने यहाँ तक कहा था कि बच्चों के लिए अगर आप स्कूल की व्यवस्था करते हैं, बच्चों के लिए या घर में उनके लिए अच्छे खाने की व्यवस्था करते हैं, तो ये बच्चों पर आप जो है ना कोई एहसान नहीं जता रहे। ये बच्चों का बिल्कुल बिल्कुल अधिकार है। बिल्कुल। जी जी समझे ना?
इसलिए इसलिए आप इस भाव से अगर बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे तो बच्चा आपकी बात सुनेगा। बच्चे को समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा मैं मोबाइल या इससे लैपटॉप से चिपका रहूँगा तो मेरी आंखें भी खराब होंगी, मेरी सेहत पे भी जी असर जी। पड़ेगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गंदी होती हैं, जिनको नहीं देखना चाहिए मेरी आयु में। तो थोड़ा फिर बड़ों को भी देखना चाहिए कि जो चीज़ गलत है उसको उसके साथ क्यों अपने जी आप को जी। जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए, आप समय निकालने के लिए। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी रणविजय, जी आपने इतनी शानदार सवाल जी पूछे जी। कि धन्यवाद सर। मुझे पहले लग रहा था मैं क्या जी बोलूँगा, लेकिन अब कुछ बोल ही गया। नहीं, ठीक सर, ठीक सर। दोस्तों, लिखना मैंने बचपन से शुरू कर दिया था, लेकिन उस समय का लेखन उतना गंभीर, उतना आकर्षक नहीं हुआ करता था। बस यही तुकबंदी किया करते थे जो मास्टर जी के ऊपर होती थी या फिर यार दोस्तों के ऊपर। मास्टर जी के ऊपर तो ये कह देते कि हर खबर रखने वाला, बुरी नज़र रखने वाला, मोटा पेट वाला, काले बेल्ट वाला। लेकिन जब दोस्तों के ऊपर कुछ जोड़ते थे तो किससे कहते थे बोल छतरी, तो कोई कहता छतरी, तो हम कहते तेरी बहन बकरी, तो हंसी छूट जाती सब में। ऐसी तुकबंदी होती थी। लेकिन जो हंसी में शब्द निकलते थे, वो जो जिसके छतरी का है उसके, वो जो पत्थर लेके भागता था, पत्थर पत्थरी साथ लेके भागता था, तो फिर वो मार पिटाई होती थी आपस में। और वो उसमें मार पिटाई में शब्द निकलते थे, दोबारा जब फिर बनाते थे, चाहे वो गाली की तरह हो चाहे उस तरह से हो, लेकिन वो जो शब्द बनते थे वो एक रचना, अलग तरह की रचना होती थी। तो अगर आप उस तरह के शब्द बना रहे हो तब तो आपका लेखन उस बच्चों के मनरूप हो पाएगा। अब आज कोई राइटर कोई भी है तो वो कम से कम 30-35 साल लिखने के बाद कोई अच्छा लेखक बन पाता है। और 30-35 साल लिखने वाला कम से कम 50 साल का होगा, चलो 45 रख लो। 45 साल का लेखक या व्यक्ति अगर फिर से बच्चा बनना चाहे, क्योंकि बच्चों के लिखने के लिए बच्चा बनना पड़ेगा, फिर से बच्चा बनना बहुत मुश्किल होता है। और बच्चा तो बन सकता है व्यक्ति, लेकिन बच्चे की मानसिकता में नहीं घुस सकता। बच्चे की मानसिकता में घुसने के लिए आपको उसकी संस्कृति का, उस तरह के समाज का, उस तरह के माहौल का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। आज अगर दादा का मोबाइल ख़राब हो जाता है, पिताजी का मोबाइल ख़राब हो जाता है, वो ठीक नहीं कर पाता, उसको 8 साल का बच्चा ठीक करके देता है। तो वो किस माहौल में जी रहा है आज, और आप किस माहौल में जी रहे हो, उसकी संस्कृति को, उसके समाज को, उसके विचार को आज के व्यक्ति पढ़ेगा या महसूस करेगा तो बहुत मुश्किल होता है। हास्य व्यंग में तो और कठिन है। हास्य व्यंग लिखना, वो भी खास कर बच्चों के लिए लिखना। मैंने 3 साल लोटपोट जो मैगजीन्स का संपादन किया है, मैं 10 कहानियों में से एक हास्य व्यंग कहानी ढूंढता रह जाता था। मैं एक हास्य की कविता ढूंढता रह जाता था। तो लेकिन हाँ मिलती थी, लेकिन वो बच्चों के स्तर से बहुत ऊपर की हुआ करती थी, वो बड़ों के स्तर की हुआ करती थी। आज भी बहुत सारी पत्रिका बच्चों की है जिसमें उस तरह का लेखन, हास्य व्यंग का लेखन सामने आता है, पर आज का बच्चा उसको पढ़ के उतनी उसको हंसी नहीं आती। या तो 8-10 साल के बच्चे के लिए लिख दो, जानवर पशु पक्षियों के मार्ग पे लिख दो, या फिर कुछ इस तरह की बातें कर जिसमें पारिवारिक माहौल हो, यार दोस्तों की बातें हो, लेकिन उन तक पहुंचना, उन बच्चों की मानसिकता तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो अगर बच्चों के लिए लिखना है, बच्चों तो आपको बच्चों से लिखवाना पड़ेगा। बड़ा होकर लिख रहे हो, अब जैसे डॉक्टर शेरजंगर की बहुत अच्छी वो पंक्तियाँ आप सब जानते हो कि गाय और चाय वाली कहा, लेकिन वो भी कविता ही थी। अब हास्य उसको करोगे तो गाय दूध नहीं देती, इसलिए मम्मी चाय नहीं देती, उस तरह करना पड़ेगा आपको, लेकिन वो हंसी नहीं आएगी। हंसी तो आपको वो उस माहौल में जी रहे होते हो, जब बच्चे आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आपस में मास्टर से संवाद कर रहे होते हैं, यार दोस्त से बात कर रहे होते हैं, उस तरह के माहौल में आपको हंसी आएगी। तो बच्चों के लिए लिखना इसलिए कठिन है,
पहला तो ये कि उस तरह की मानसिकता में जीना पड़ता है, दूसरा ये कि आपको बच्चा बनना पड़ता है जो मुश्किल है, और तीसरा है कि अब बच्चे को अभिभावक जो है वो उस तरह की पत्रिका पढ़ने देते हैं कि नहीं। लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ जो अभिभावक उनको बच्चों को मना करते हैं ऐसी पत्रिका पढ़ने के लिए, कि जब तक बच्चा हंसता नहीं है तब तक उसका ना बौद्धिक विकास होता है, ना शारीरिक विकास होता है, और ना ही काल्पनिक विकास होता है। तो काल्पनिक विकास के लिए या किसी अंतराल के लिए बच्चे को हास्य पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी पत्रिकाओं का निकलना भी ज़रूरी है। इसमें समाज सहयोग करे, सरकार सहयोग करे, और समाज तो सहयोग करे ही करे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हास्यव्यंग लेखन में तेजी आई। इसका एक कारण यह भी था कि उस समय कई नई पत्रिकाएं प्रकाश में आईं। 1948 में बच्चों की महत्वपूर्ण पत्रिका बाल भारती का प्रकाशन भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से प्रारंभ हुआ। आज इस पत्रिका ने अमृत महोत्सव मनाया है, यानी कि यह पत्रिका लगातार 75 वर्षों से छप रही। और सुखद बात यह है कि इसमें विभिन्न विधाओं की रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, चाहे वो हास्य बाल कविताएं हों, हास्य कहानियां हों, हास्य नाटक हों, या जैसा मैंने ऊपर उल्लेख किया कि वो हास्य चित्र कथा अनंत पै जिसका सृजन किया करते थे कपीश, वह लंबे समय तक बाल भारती में प्रकाशित हुई। इसके बाद बाल साहित्य में जो नए लेखक आए उन्होंने भी हास्य व्यंग को गंभीरता से लिया। बच्चों के साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण पैठ बना चुके, विशेष रूप से हास्य व्यंग लेखन के क्षेत्र में सूर्य कुमार पांडे एक बड़ा नाम है, जिन्होंने हास्य और व्यंग दोनों में बच्चों के लिए कविताएं लिखी। उनकी एक मशहूर कविता है रावण की दावत, जिसको पूरी तरीके से वो हास्य से सराबोर है। रावण दावत खाने आया 20 बाल्टी पानी लेकर। रावण दावत खाने आया 20 बाल्टी पानी लेकर, 280 दांत चबाने लगे पूड़ियां चबर चबर। 280 दांत चबाने लगे पूड़ियां चबर चबर। एक साथ कुल 200 लड्डू, एक साथ कुल 200 लड्डू 20 हाथ में भर भर कर चटपट झटपट किए हवाले उसने 10 मुंह के अंदर। चटपट झटपट किए हवाले उसने 10 मुंह के अंदर। फिर क्या हुआ कि चलने लगी आंत की चक्की, चलने लगी आंत की चक्की, गड़प हुए ढेरों पकवान। चलने लगी आंत की चक्की, गड़प हुए ढेरों पकवान। 2 टन घी 6 कुंटल आटा, 2 टन घी 6 कुंटल आटा, खत्म हुए सारे सामान। 10 तोदों पर हाथ फेरता, 10 तोदों पर हाथ फेरता, रावण लेटा बिस्तर पर। 10 तोदों पर हाथ फेरता, रावण लेटा बिस्तर पर। नाकें बजती, नाकें बजती, 9 दिन सोया 10 तकियों पर सिर रखकर। नाकें बजती, 9 दिन सोया 10 तकियों पर बिस्तर रखकर। ऐसे ही राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर मधुपंत ने अपने कार्यकाल में बच्चों से कविता लेखन कार्यशाला करवाई थी, जिसके अनुभव बांटते हुए उन्होंने इन पंक्तियों के लेखक को बताया था कि जब यह कार्यशाला प्रारंभ होती थी तो ऐसा लगता था कि बच्चों में एक अजब तरह का उत्साह है।
और इसी का परिणाम होता था कि कभी कभी इतनी अच्छी कविताएं बन जाती थी जिनसे बच्चों को मजा तो आता ही था। जब ये तैयार हो जाती थी तो अन्य पाठकों का भी खूब मनोरंजन होता था। कविता के बारे में चर्चा करते हुए एक कविता डॉक्टर मधुपंत जी ने सुनाई थी कि अगर गाय जो अंडे दे दे फिर क्या होगा भाई, अगर गाय जो अंडे दे दे फिर क्या होगा भाई, मुर्गी क्या फिर बछड़े देगी, बात समझ ना आई। मुर्गी क्या फिर बछड़े देगी, बात समझ ना आई। तो मुर्गा सोता रह जाएगा अपनी चद्दर तान, मुर्गा सोता रह जाएगा अपनी चद्दर तान। बैल सुबह क्या कुकड़ों को की उठ कर देगा बाग, बैल सुबह क्या कुकड़ों को की उठ कर देगा बाग। वैसे तो बच्चे कविताओं और कहानियां दोनों ही उसी रुचि के साथ पढ़ते हैं, लेकिन अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बच्चों के द्वारा हास्य बाल कविताएं अधिक पढ़ी जाती हैं। डॉक्टर श्री प्रसाद एक ऐसे ही महत्वपूर्ण रचनाकार रहे हैं जिन्होंने बच्चों के मनोविज्ञान को परख करके और हास्य का तड़का लगा करके ढेर सारी कविताएं लिखी। उनकी एक कविता बड़ी मशहूर है, उसमें क्या खान पान, क्या बाग बगीचे, क्या फल फूल, सब एक साथ आकर के मनोरंजन की पूरी सीरीज ही बना रहे हैं। यह कविता है कि रसगुल्ले की खेती होती बड़ा मजा आता, रसगुल्ले की खेती होती बड़ा मजा आता, और चीनी सारी रेती होती बड़ा मजा आता। रसगुल्ले की खेती होती बड़ा मजा आता, और चीनी सारी रेती होती बड़ा मजा आता। बाग लगे चमचम के होते, बाग लगे चमचम के होते बड़ा मजा आता, और शरबत के बहते सब सोते बड़ा मजा आता। शरबत के सब बहते सोते बड़ा मजा आता, और बर्फी के होते सब पर्वत, बर्फी के होते सब पर्वत बड़ा मजा आता। बर्फी खाते पीते शरबत बड़ा मजा आता। लड्डू की सब खाने होती बड़ा मजा आता, लड्डू की सब खाने होती बड़ा मजा आता, और घर में दुनिया पेड़े बोती बड़ा मजा आता, और रसगुल्ले की खेती होती बड़ा मजा आता। ऐसे ही सन 2001 में रमाशंकर के संपादन में 51 हास्य बाल कहानियों का संकलन प्रकाशित हुआ था, जिसमें एक से बढ़कर एक हास्य कथाओं को स्थान दिया गया था। कुछ हास्य बाल कथाओं का मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे विष्णु प्रभाकर का गजनंदन ने इंटरव्यू दिया, भगवती प्रसाद द्विवेदी का डंडी मार धर्मराज, नरेंद्र निर्मल का 5 रुपए का चाचा, सुभाष चंद्र का मुंशी मनसुख लाल का चश्मा, श्री प्रसाद जी का गुलाब जामुन, उषा यादव का गोबर गणेश, कमलेश भट्ट कमल का होशियारी लाल, ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण संकलन आया जिसमें हास्य वाली कविताएं भी प्रकाशित हुई। आज भी पत्र पत्रिकाओं में और अन्य स्तंभों में हास्यभंग प्रकाशित हो रहा है। जैसे हाल ही में बालभूमि में पवन कुमार वर्मा की कहानी कौन किसका ध्यान रखेगा, समीर गांगुली की कहानियों में झाग वाला साबुन, खोई हुई हंसी तथा झूठ घर को पढ़ते हुए भी ताजगी महसूस की जा सकती है। एक ऐसा भी दौर था जिसमें बाल पॉकेट बुक के अंतर्गत छोटे छोटे हास्य वाले उपन्यास खूब लिखे गए और पाठकों ने उन्हें खूब पसंद भी किया। ये उपन्यास सचमुच पॉकेट में रखकर बच्चे कहीं भी ले जा सकते थे और समय मिलने पर उन्हें
पढ़ा करते थे। बच्चों की पत्रिकाओं ने भी हास्य को प्रमुखता से स्थान दिया है। आज दुखद पक्ष यह है कि बच्चों की पत्रिकाएं लगभग बंद हो चुकी हैं। जो छप भी रही हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। प्रकाशक भी बाल साहित्य को उतनी तरजीह नहीं दे रहे हैं। फिर बाल साहित्य की पुस्तकें छप रही हैं जिसमें हास्य को केंद्र में रखकर बच्चों का मनोरंजन करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि व्यंग तब भी कम लिखा जाता था और आज भी कम लिखा जा रहा है। हास्य व्यंग की चर्चा करने से पूर्व मैं यह जान लेना आवश्यक समझता हूँ कि मूलभूत रूप से हास्य और व्यंग में क्या अंतर है। दरअसल हास्य तो गुदगुदी करके छोड़ देता है, लेकिन व्यंग जो है वो लंबे समय तक हमें कचोटता है। बल्कि ये कह लीजिए कि उसमें इतनी मारक क्षमता होती है कि हम लंबे समय तक तिलमिलाते रहते हैं। हिंदी बाल साहित्य की लगभग 150 वर्षों की यात्रा में हास्य व्यंग्य की जो रचनाएं आई हैं वे निश्चित रूप से हमारा ध्यान आकृष्ट करती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उस दौर में हास्य की रचनाएं तो अच्छी लिखी गई हैं, काफी मात्रा में लिखी गई हैं, लेकिन जहां तक व्यंग्य का सवाल है, व्यंग्य अपेक्षाकृत कम लिखा गया है। इसका कारण यह है कि बच्चे हास्य तो आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन व्यंग्य को समझना बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। पराग पत्रिका से पूर्व बाल सखा एक ऐसी पत्रिका रही है जो लगातार 51 वर्षों तक छपती रही है। उसमें विविध प्रकार की रचनाएं छपती थी। उसके संपादक मंडल में रहे ठाकुर श्रीनाथ सिंह का यह शिशु गीत बड़ा ही रोचक है और बच्चे इसे एक नमूने के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। वह शिशु गीत है कि हुआ सवेरा मुर्गा बोला, घर से चला टहलने भोला। हुआ सवेरा मुर्गा बोला, घर से चला टहलने भोला। मिला राह में उसको भालू, मिला राह में उसको भालू। लगा मांगने रोटी आलू, आलू बिकने गया हाट में, आलू बिकने गया हाट में। भालू सोने लगा खाट में, टूटी खाट गिर पड़ा भालू। अब न चाहिए रोटी आलू। बड़े सादगी से इसमें हास्य का पुट डाला गया है। आगे चलकर इस परंपरा को अन्य पत्रिकाओं ने भी अपनाया। पराग का स्थान उनमें अग्रगण्य है। पराग में पूरा का पूरा एक स्तंभ ही छपता था जिसमें छोटे छोटे शिशु गीत होते थे जिनमें हास्य की बानगी देखी जा सकती है। उस समय विष्णुकांत पांडे का एक शिशु गीत छपा था जो उस समय भी उतना प्रासंगिक था जिसमें वो छपा था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वह शिशु गीत है कि फोन उठाकर कुत्ता बोला, सुनिए थानेदार। फोन उठाकर कुत्ता बोला, सुनिए थानेदार। और घर में चोर घुसे हैं, बाहर सोया पहरेदार। अब मेरे मालिक डर के मारे छिप बैठे चुपचाप। मेरे मालिक डर के मारे छिप बैठे चुपचाप। और मुझको भी अब डर लगता है, जल्दी आए आप। मुझको भी अब डर लगता है, जल्दी आए आप। ऐसी कविताओं के साथ साथ पराग में और धर्मयुग में हास्य उत्पन्न करने वाली कहानियां भी छपी। समय समय पर प्रकाशित इन कहानियों के जो रचनाकार थे उनमें प्रमुख रूप से मनहर चौहान,
मनोहर वर्मा, मालती जोशी, हसन जमाल छीपा, राजेश जैन, अवतार सिंह, शीला इंद्र, शैलेश मटियानी, द्रोणवीर कोहली, लक्ष्मीकांत वैष्णव, अमर गोस्वामी, नारायण प्रसाद आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इनकी कहानियों में हास्य इस ढंग से पिरोया जाता था जिससे बच्चों में वह गुदगुदी पैदा होती थी। बच्चे इन कहानियों को पढ़ते भी थे और गुनते भी थे। पराग के संपादक रहे डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने एक मुलाकात में बताया था कि पराग का स्तंभ अटपटे चटपटे हास्य का एक मुख्य स्तंभ हुआ करता था। स्तंभ था अटपटे चटपटे, जिसमें बच्चे संपादक से अटपटे सवाल पूछते थे और संपादक उनके चटपटे सवालों का उत्तर दिया करते थे। एक समय ऐसा भी आया जब हास्य व्यंग्य की पुस्तकें बहुतायत में छपी और खूब पढ़ी गईं। तब सोशल मीडिया नहीं था, आज जो संसाधन है वो तब नहीं थे। पत्र पत्रिकाएं ही मनोरंजन का मुख्य साधन हुआ करती थी। ऐसी स्थिति में जो पुस्तकें छप के आई, कुछ तो पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं छपी, कुछ सीधे पुस्तकें छपी, जिनमें कुछ पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। हरिकृष्ण देवसरे का चुटकुला नगर, राधेश्याम प्रगल्भ की मुंशी हुलास राय, मस्त राम कपूर उर्मिल का मस्खरे राम, लक्ष्मीकांत वैष्णव का चुंबक और हरिकृष्ण देवसरे का ही साप्ताहिक धमाका, केपी सक्सेना का मिर्जा चोया जैसी रचनाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से बच्चों ने हास्य की एक पूरी परंपरा को जिया। उस समय मिलिंद एक प्रमुख पत्रिका हुआ करती थी जिसके संपादक थे रत्न प्रकाश शील। रत्न प्रकाश शील का मिलिंद में धारावाहिक छपा था महादेव की चिपक और फुटबॉल की वापसी। इसमें जो नयापन था, जिस ढंग से कथा प्रस्तुत की गई थी, उसे बच्चों ने बहुत पसंद किया। कुछ ऐसे हास्य उपन्यास भी आए जिनमें बच्चों ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई, जैसे अमृतलाल नागर का अकल बढ़िया भैंस, हरपाल त्यागी का ननकू का पाजामा, अमर गोस्वामी का शाबाश मुन्नू, गुलजार का बोस्की के कप्तान चाचा, हिमांशु जोशी का 3 तारे। पराग में उस समय मुद्रा राक्षस का एक धारावाहिक छपा था, चीटीपुरम के भूरेलाल, और आबिद सुरती का 72 साल का बच्चा। इन दोनों धारावाहिकों को बच्चों ने तो पसंद किया ही किया, यह सामान्य पाठकों में भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा, इसलिए इसकी खूब चर्चा भी हुई। सन 1965 और 1999 में योगेंद्र कुमार लल्ला जी ने हास्य एकांकियों का संग्रह छापा था। उनके संपादन में प्रकाशित इन संग्रहों में हास्य की चाशनी में डुबो करके जो एकांकी प्रस्तुत किए गए थे, उससे बच्चों का भरपूर मनोरंजन हुआ। बाद में लल्ला जी जब मेला पत्रिका के संपादक हुए तो उन्होंने विशेष रूप से केपी सक्सेना के एकांकियों को प्रमुखता से छापा। बाल भारती और बाल हंस में भी कुछ इस तरह के एकांकी प्रकाशित हुए। उस समय बाल पत्रिकाओं में हास्य व्यंग्य की चित्रकथाएं भी प्रमुखता से प्रकाशित होती थी। नंदन में चीटू नीटू, जिसे सुशील कालरा बनाते थे, बाल भारती में कपीश, यह अनंत पै की चित्रकथा थी। बाल हंस में ठोलाराम
जो इसके संपादक अनंत कुशवाहा बनाते थे। पराग में छोटू लंबू शिहाब की एक परिकल्पना से तैयार होता था और कार्टूनिस्ट प्राण ने बहुत सारी चित्रकथाएं तैयार की। चाचा चौधरी और साबू, बिल्लू ऐसे पात्र थे जो चित्रकथाओं के माध्यम से बच्चों के अंदर रस बस गए। बाद में प्राण ने तो इन चित्रकथाओं की एक पूरी सीरीज ही तैयार की, तो इन चित्रकथाओं को विशेष रूप से स्थान मिला और इन चित्रकथाओं ने बच्चों के बीच में अपनी मजबूत पैठ बनाई।